Hey friends, what's up? Hope you would be fine along with your family. Friends, this is Dharmendra Singh Tomar before you, and I'm here with a very important topic to improve your English. Friends, look at the board. You can see translation and tense, अनुवाद एवं काल. फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन एंड टेंस अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, इससे आगे मैं टेंस के वीडियो लाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है, जिससे कि मैं पहले आपको बता दूँ कि वास्तव में ट्रांसलेशन होता क्या है और टेंस होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और हमें इन्हें बनाने के लिए यानी ट्रांसलेशन करने के लिए और टेंस सीखने के लिए हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या क्या होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक. फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि ट्रांसलेशन है क्या. व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन, द हिंदी मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन इज अनुवाद. ट्रांसलेशन का हिंदी मीनिंग होता है अनुवाद. ट्रांसलेशन होता क्या है? टू चेंज अ लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. एक भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है. फ्रेंड्स, अनुवाद के लिए सबसे पहले देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेजेस. ट्रांसलेशन अगर हमें करना है तो हमें दोनों ही भाषाओं का सही ज्ञान होना आवश्यक है. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें पहले से ही दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है. यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अगर दो भाषाओं की बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप इनको हिंदी और अंग्रेजी ही समझें. हिंदी our native language and English global language. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैं भाषा की बात करूँ तो आप हिंदी और अंग्रेजी को ही समझें. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हिंदी को अंग्रेजी में रूपांतरित करना और अंग्रेजी को हिंदी में रूपांतरित करना. तो फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे कि एक भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित कर देना ही अनुवाद होता है. अनुवाद एक प्रकार की कला है. Translation is an art. We can gain mastery in translation by practicing. Friends, हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हम इसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं. फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है. सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो वो होती है सर करेक्ट सिंटैक्स, सही वाक्य रचना. अगर जब तक सही वाक्य रचना हमें नहीं आती है तो हम ट्रांसलेशन सही से नहीं कर सकते हैं. सही वाक्य रचना, करेक्ट सिंटैक्स क्या चीज़ होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं. फ्रेंड्स देखिए, टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट सिंटैक्स बताया जा रहा है हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बताया इंग्लिश. फ्रेंड्स, आइए देखें, मैंने एक वाक्य लिखा है, राम रोज स्कूल में अंग्रेजी सीखता है. राम रोज स्कूल में अंग्रेजी सीखता है. तो फ्रेंड्स, इस वाक्य को हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि सबसे पहले किस शब्द की अंग्रेजी बनाई जाए. तो आइए देखते हैं कि हमें सबसे पहले किस शब्द की अंग्रेजी बनाना है. तो इसको देखें, यहाँ पे यहाँ मैंने लिखा है कौन, किसको, किन्होंने. अर्थात ये वर्ड लगा के, ये प्रश्न करके आप इसके सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं. जिस शब्द को आपको पहले लिखना है उस शब्द को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. राम रोज स्कूल में अंग्रेजी सीखता है. अंग्रेजी कौन सीखता है? कौन लगा के पूछ लिया, अंग्रेजी कौन सीखता है, तुरंत हमारे सामने नाम निकल के आ जाता है, वो होता है राम. कौन अंग्रेजी सीखता है? राम. तो हम लिख देते हैं सबसे पहले राम. फ्रेंड्स, किसको, किन्होंने, इनका यूज कहाँ होता है? इनका भी यूज हो जाता है. या उन्होंने बगीचे से फूल तोड़ा. किन्होंने बगीचे से फूल तोड़ा, किन्होंने शब्द करके हम इसके सब्जेक्ट को ज्ञात कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये तीन शब्द दिए हैं. इन शब्दों के माध्यम से आप जो शब्द प्राप्त करेंगे वो सब्जेक्ट होगा, वो होगा कर्ता. फ्रेंड्स, कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? कर्ता लिखना चाहिए, सब्जेक्ट लिखना चाहिए. फ्रेंड्स,
दूसरे नंबर पे हम देखेंगे वाक्य का अंतिम शब्द। वाक्य जो हिंदी में लिखा है ध्यान से देखें, उसके सबसे लास्ट में क्या मिल रहा है? सबसे मिल रहा है सीखता। सीखना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है, एक क्रिया है सीखना। तो यहाँ पर क्रिया को बताया गया है। जब हम वाक्य का अंतिम शब्द देख लेंगे तो वो मिल गया, वो हमारी वर्ब होती है, वो हमारे सेकंड नंबर पे आना चाहिए, दूसरे क्रम पर आना चाहिए। तो वर्ब को मैंने और ज़्यादा समझाया कि जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक क्रियाएं जो होती हैं वाक्य बनाने में सहायक होती हैं, इसलिए उनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, और जो मुख्य काम हो रहा होता है वाक्य में उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमें दोनों लगाना हो, क्योंकि हमें क्रियाएं दोनों ही लगाना है, कई किसी टेंस में दोनों नहीं लगाई जाती हैं, किसी टेंस में दोनों लगाई जाती हैं, तो दोनों ही क्रियाएं हमें लगाना है। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब। चूँकि इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है ये बाद की बात है, जब आप टेंस सीखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखें यहाँ पे तो हमें वर्ब लगाना है। सामान्यतः सभी टेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में मेन वर्ब लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अलग विषय है, बाद में बताया जाएगा। तो हमें मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है? सीखता। सीखता, लर्न। और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब में एस एस का प्रयोग करते हैं, इसलिए लर्न्स हो जाएगा। कैसे हो गया? जब आप टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखेंगे तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स, इससे आगे देखते हैं। इससे आगे होता है, हमें इससे आगे कौन सा शब्द लेना है, यहाँ पर हमें कौन सा शब्द लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या, किनको या किसको करके सेंटेंस से ही पूछना चाहिए। आपको वो शब्द मिल जाएगा। जो शब्द मिलेगा वो आपका कर्म होगा। कर्म, ऑब्जेक्ट। कर्म होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा। मैं यहाँ पर पूछता हूँ, राम सीखता है, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या सीखता है? अंग्रेजी सीखता है। क्या सीखता है? अंग्रेजी सीखता है। क्या लगा के जैसे ही हम पूछेंगे तो हम तुरंत क्लियर कर लेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। राम क्या सीखता है? अंग्रेजी सीखता है। किनको कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज करो मैं छात्रों को पढ़ाता हूं, ऑब्जेक्ट क्या है? मैं किनको पढ़ाता हूं, क्लियर हो जाएगा, छात्र ऑब्जेक्ट है। इसके बाद लिखा है किसको, वह तुमको पीटता है, वह तुमको पीटता है। सेंटेंस से ही पूछ लेंगे वह किसको पीटता है, अपने आप उत्तर आता है तुमको। तो जो उत्तर प्राप्त होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ जो तीसरा, जो पहला, दूसरा और तीसरा जो नंबर है, जो तीसरा टर्न है, वहाँ पर हमें इस शब्द को लेना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? राम क्या सीखता है? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इंग्लिश, राम अंग्रेजी सीखता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है। आइए इससे आगे देखते हैं। अभी तक हमने आसानी से सीखा कि वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना चाहिए, उसके बाद हमें वर्ब लगाना चाहिए और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जा सकता है मैंने आपको बता दिया है, वर्ब कैसे ढूंढी जा सकती है आपको मैंने बता दिया है, और ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जा सकता है सेंटेंस से वो भी मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप देखें ध्यान से। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या, किनको, किसको। क्या, किनको, किसको लगाकर हम उस इन प्रश्न शब्दों को लगाकर हम उसी वाक्य से उसके ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें आप कि ऑब्जेक्ट जो निकलता है वो भी दो होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। जब भी फ्रेंड्स किनको या किसको लगा के जो निकलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और क्या लगा के जो ऑब्जेक्ट निकलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट मिलते हैं। वाक्य में जब दोनों ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैं छात्रों को अंग्रेजी सिखाता हूँ। मैं छात्रों को अंग्रेजी सिखाता हूँ। थोड़ा लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं छात्रों
को अंग्रेजी जी सिखाता हूं। फ्रेंड्स इस वाक्य को देखिए, कौन सिखाता है? मैं, यानी मैं सब्जेक्ट हूं। क्या सिखाता हूं? अंतिम वाक्य, अंतिम वाक्य का अंतिम शब्द क्या है? सिखाता हूं। आई मीन इसका मतलब क्या हो जाएगा? टीच। अब प्रश्न दो उठ रहा है, छात्रों को और अंग्रेजी, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। क्या सिखाता हूं? किसे सिखाता हूं? किसको सिखाता हूं? छात्रों को। तो मैंने आपको बताया किनको सिखाता हूं? छात्रों को। किसको सिखाता हूं? छात्रों को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले यूज करना है हमें। आई टीच स्टूडेंट्स। क्या सिखाता हूं? ये भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश सिखाता हूं। फ्रेंड्स आप देख पाए होंगे ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी दो मिल सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें और प्लीज़ समझने का प्रयास करें। आइए देखिए, इससे आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अगर वाक्य और लंबा मिल रहा है, वाक्य और बड़ा है, और भी शब्द उसमें मिल रहे हैं, तो देखें ध्यान से। हमने देखा यहाँ राम का मैंने प्रयोग कर लिया है, सबसे अंतिम वाक्य उसका पहले राम का हो गया, फिर उसके बाद सबसे अंतिम जो शब्द है उसका हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अन्य शब्द मिलेंगे, उनके लिए हमें क्या करना है? उनके लिए हमें देखना है कि इसके बाद हमें कहाँ की अंग्रेजी ढूंढना है, कहाँ। तो राम रोज स्कूल में अंग्रेजी सीखता है। कहाँ सीखता है? राम लर्न्स इंग्लिश इन द स्कूल। इन द स्कूल। कब सीखता है? डेली सीखता है, रोज सीखता है। स्कूल में ये और ये पांचवा, डेली। देखिए फ्रेंड्स ये वाक्य है, इसका ये ट्रांसलेशन है। फ्रेंड्स अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप आसानी से समझ पाएंगे होंगे इसे, कि हमें पहले किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स इसके साथ मैं एक सामान्य जो हिंदी होती है उनको अंग्रेजी में बता दूं। जैसे कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं और इसके लिए एस का प्रयोग करते हैं। आइए फ्रेंड्स मैं लिख के दिखा देता हूं। अभी तक आपने देखा कि अनुवाद के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें करेक्ट सिंटैक्स की। करेक्ट सिंटैक्स में आपको मैंने बता दिया कि क्या क्रम है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। फ्रेंड्स आइए मैं बता दूं आपको, जब भी अनुवाद आपको बताए जाएंगे, टेंसेस पढ़ाए जाएंगे, तो कर्ता लिखा जाएगा। कर्ता को सब्जेक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, इसे एस से प्रदर्शित किया जाएगा। क्रिया को वर्ब बोलते हैं, इसे वी से प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इसलिए लिख के दिखाया गया है कि आप इसको क्लियर कर लें पहले ही, जब आपको टेंस पढ़ाए जाएँ तो आपको दिक्कत नहीं आए। फ्रेंड्स क्रिया के यहाँ पे दो रूप बताए गए हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। फ्रेंड्स जिन टेंसेस में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों का प्रयोग होना है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, इनको HV से प्रदर्शित किया जाता है, और मेन वर्ब को उसके बाद लगाएंगे जिसको MV से प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है और मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद हमें लगाना है कर्म यानी ऑब्जेक्ट, जिसको ओ से प्रदर्शित किया जाएगा। फ्रेंड्स अंत में हमें लगाना है अन्य शब्द। अन्य शब्द में क्या होगा मैं आपको बता चुका हूँ। वेयर और व्हेन की जो अंग्रेजी होती है वो लगाते हैं, तो उनको अन्य शब्दों में लिया जाएगा। अदर वर्ड्स अंग्रेजी में बोलते हैं, इनको OW से प्रदर्शित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सही वाक्य बनाने का आपको पैटर्न लिखाया जाएगा, फॉर्मूला लिखाया जाएगा। तो आप इनको अच्छी तरीके से देख लें और अभी क्लियर कर लें, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सिंटैक्स चाहिए हमें सही ट्रांसलेशन के लिए, उसके साथ और क्या चाहिए? करेक्ट सिंटैक्स में इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। आइए दूसरे नंबर पे हमें किस चीज़
की ज़रूरत होगी वो देखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए करेक्ट वर्ब फॉर्म। अगर हमें ट्रांसलेशन सही से सीखना है तो हमें वर्ब की सही फॉर्म सीखनी होगी। ये एक अलग विषय है, जैसे ही टेंस चलेंगे आप क्लियर करते हुए जाएंगे। अगला है करेक्ट यूसेज, सही प्रयोग। किस चीज़ के प्रयोग सही हमें सीखना है? आइए देखिए, टेंस या ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमें ये प्रयोग पहले से आना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सही सीक्वेंस होगा जो टेंस का, सही जो क्रम है टेंस का, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, रूल्स ऑफ एग्रीमेंट, अनुबंध का नियम, अर्थात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट कैसा है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए। आगे आप सीखेंगे इस चीज़ को भी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमें थोड़ी सी वोकेबुलरी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप ट्रांसलेशन के बारे में सीख गए होंगे और हिंदी को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको मैंने थोड़ा सा परिचय दिया है। बनाया कैसे जाएगा, एक अलग रूल्स हैं, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ तक आपने देखा कि ट्रांसलेशन क्या है और ट्रांसलेशन को हमें कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा टेंस, लेकिन टेंस से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन यानी आपको सही सीक्वेंस सीखना है तो आपको पैटर्न और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पता हो तो ज़्यादा बेटर है। और उसके लिए ऊपर लिंक आ रही है, आप उसको टच करके वीडियो देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, टेंस पढ़ने से पहले आप उनको ज़रूर सीखें, उसके बाद टेंस। आइए पहले मैं टेंस के बारे में बता दूं कि वास्तव में टेंस होता क्या है। फ्रेंड्स, हिंदी में आप देख पा रहे होंगे टेंस को काल लिखा गया है। टेंस ये जो शब्द है इसका जो जन्म होता है वो लैटिन भाषा के टेम्पस से हुआ है, जिसका मतलब होता है टाइम, जिसका मतलब होता है टाइम। वास्तव में टेंस है क्या? टाइम ऑफ एक्शन है। एक्शन, अपने काम का समय, काम का जो समय है वही टेंस है। काम का जो समय है वही टेंस है और हमारा जो काम होता है वो क्रिया होती है, अर्थात क्रिया का समय ही टेंस है। फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि टेंस और टाइम दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टाइम नेचुरल है और टेंस ग्रामेटिकल है, इसलिए इन दोनों की जो कंसेप्ट है समान नहीं है। तो प्लीज़ इसको ये ना समझें कि टेंस ही टाइम है, लेकिन इसके माध्यम से आपको टेंस को सिखाया जा रहा है वास्तव में कि टेंस है क्या। टेंस का प्रादुर्भाव टेम्पस शब्द से हुआ है, जिसका मतलब वास्तव में टाइम होता है, लेकिन टाइम और टेंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं, आप समझ लें इसको। आइए टेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। टेंस की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ लिखा अ वर्ब दैट शोज टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज स्टेट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ए टेंस। एक क्रिया जो शो करती है अर्थात दिखाती है, प्रदर्शित करती है समय को। एक क्रिया जो समय को दिखाती है एक्शन के, एक्शन माने काम, किसी काम के समय को दिखाती है और उसके साथ साथ एज वेल एज, इसके साथ साथ स्टेट को दिखाती है, स्थिति को दिखाती है ऑफ एन एक्शन, एक कार्य की स्थिति को दिखाती है या एक कार्य के समय को दिखाती है, उसे ही हम टेंस कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस। टेंस को और क्लियरली समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं, देखें आप। टेंस मैंने 3 वाक्य लिखे हैं जिनमें कार्य है, सीता टीवी देख रही है। सीता का टीवी देखने का जो टाइम है वो वर्तमान में है, अर्थात प्रेजेंट टेंस। पहला प्रकार टेंस का क्या है? प्रेजेंट टेंस। उसी वाक्य को मैंने फिर लिया है, सीता टीवी देख रही थी। अब उसके देखने का जो समय है वो बदल गया, वो पास्ट में पहुंच गया, अर्थात जो क्रिया है वो समय प्रदर्शित कर रही है। जो समय प्रदर्शित किया जाता है वही टेंस होता है। तो ये वाक्य पास्ट टेंस में पहुंच गया। और सीता टीवी देखती रहेगी यानी भविष्य में देखती रहेगी, तो उसका जो कार्य है, उसके कार्य का जो समय है वो फ्यूचर में पहुंच गया। इस प्रकार से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, अब टेंस का जो समय है और क्लियर करने के लिए वर्ब यानी जो क्रिया है उसके समय को और क्लियर करने के लिए प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग बनाए गए हैं। प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करें,
ध्यान से देखें और उन्हें नोट भी करें। फ्रेंड्स, इसके भाग क्या बनाए गए? तो पहला भाग है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये दूसरा हो गया चालू काल, लगातार काल, प्रगति काल, उन्नति काल, अपूर्ण काल, कई नाम इसके होते हैं हिंदी में। फ्रेंड्स, और जो तीसरा भाग है वो है परफेक्ट यानी पूर्ण काल, और जो चौथा भाग है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात पूर्ण अपूर्ण काल। इस प्रकार से प्रत्येक टेंस के जब 4 भाग किए जाएंगे तो टेंस हो जाते हैं 12। टेंस 12 कैसे हो जाएंगे? पहले प्रेजेंट के टेंस 4 माने जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 टेंस हो गए प्रेजेंट के। ऐसे फिर पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 पास्ट के हो गए। फिर फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से 3 टेंसेस के 4 भाग अगर हम करेंगे तो टोटल टेंस हो जाते हैं 12। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपने ध्यान से देखी होगी। वीडियो को ध्यान से देखें। एक बार अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं पहली बार में तो प्लीज़ इसको दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, पॉज करिए, जो लिखाया जा रहा है उसको नोट करते चलिए, उसका रिवीजन करिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फ्रेंड्स, इससे आगे मैं टेंस की सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर क्लियर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to needy students. Have a nice day. Thanks for watching.